Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 19th of August 2021. तो गाइज आज है तारीख 19 अगस्त 2021 और है थर्सडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है मेडिटेरेनियन सी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, और ये खास बात देखनी है कि मेडिटेरेनियन सी के आसपास कौन सी कंट्रीज़ पड़ती हैं। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, जैसे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। जैसे ही आप लोग मैप में इस मेडिटेरेनियन सी को देखोगे उसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन स्क्रीन पर नीचे की साइड दिख रहा होगा। जब आप देखोगे मेडिटेरेनियन सी यहाँ पर है, इसके बॉर्डर के आसपास ये कंट्रीज़ पड़ती हैं, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे कि मेडिटेरेनियन सी एक बॉडी है कौन सी कंट्री का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये चारों कंट्री के नाम दे रखे हैं, जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना। खास बात यह है कि इस क्वेश्चन को पूछा गया था यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2017 के अंदर। ठीक है, तो प्रीलिम्स के अंदर ही आया था, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। उसी के साथ यहाँ पे 2017 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये था विच ऑफ द फॉलोइंग इज जोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू द ग्रेट निकोबार। तो यहाँ पर इसको भी अच्छे से मैप में देखना है। ग्रेट निकोबार के पास में इन चारों में से कौन सी जगह है जो कि बिल्कुल पास में ही लोकेटेड है, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा या फिर श्रीलंका। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस 2017 पास्ट ईयर प्रीलिम्स के हैं, तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर देना है। बढ़ते हैं आगे, तो शुरुआत करते हैं। यह आज का सबसे पहला आर्टिकल चर्चा हो रही है, शशि थरूर डिस्चार्ज फ्रॉम सुनंदा डेथ केस। आर्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बिल्कुल भी नहीं, तो यहाँ पर हम लोग एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद आर्टिकल को हटाएंगे। तो यहाँ पे जो शशि थरूर जी हैं इनके ऊपर केस लगा था, एक तरीके से जो इनकी वाइफ हैं इनकी डेथ हो गई थी। कब हुई थी डेथ, वो हुई थी 17 जनवरी 2014 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो उसके बाद इनको एक्यूज़ किया गया, देन उसके बाद अब यहाँ पर ये केस सॉल्व हुआ है, इनको डिस्चार्ज किया गया है इस डेथ केस से। उसी के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल है, हमने सिर्फ इसको पढ़ के हटा देना है, यहाँ पे एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक अगला आर्टिकल है, तो आप ये वर्ड समझ गए होंगे तालिबान। अब यहाँ पे समझ गए होंगे तालिबान से ही ये आर्टिकल रिलेटेड है, खासकर अफगानिस्तान के बारे में चर्चा हो रही है। आपको मालूम है क्या चल रहा है कि अफगानिस्तान में आज के टाइम पर पूरी तरह से तालिबान का कंट्रोल हो चुका है, तालिबान ने कब्जा कर लिया है पूरी तरह से। अब क्या है, तालिबान जो है रूल करेगा पूरे अफगानिस्तान को। पूछा यह गया कि किस तरीके से यहाँ पे रूलिंग होने वाली है, तो तालिबान का सीधा सीधा स्टेटमेंट है। तालिबान ने बोला है कि देखो शरिया लॉ पूरी तरह से इंप्लीमेंट होगा, और जो ये शरिया लॉ है इसको एक्सट्रीमली इंप्लीमेंट करने वाले हैं। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, थोड़ी सी डिटेल में चर्चा हुई है। अभी यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, डेमोक्रेसी वगैरह है वो नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, और एग्जैक्टली जो जो आप कह सकते हो इस्लामिक हो है उसको पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा। अब यहाँ पे अफगानिस्तान को गवर्न किया जाएगा एक काउंसिल के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक तालिबान है उसने टेक ओवर कर लिया है। अब यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से जो फॉर्मर अफगान प्रेसिडेंट है जिनका नाम है हामिद करजाई, ठीक है, इनकी मीटिंग चल रही है, देख पाओगे बाकी सारे लीडर से। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये लोग मिलकर एक काउंसिल बनाएंगे और उसके साथ आप कह सकते हो कि जो पूरा अफगानिस्तान है वो काउंसिल के थ्रू ये गवर्न किया जाएगा। और तालिबान ने सीधा सीधा यहाँ पर बोल ही दिया है कि जो शरिया लॉ है उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो डेमोक्रेसी वगैरह है वो चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेंगी नहीं यहाँ पर। ओके, तो ये है छोटा सा आर्टिकल। फिलहाल यहाँ पर भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक छोटा सा अवेयरनेस था जो कि हमें पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे आर्टिकल काफ़ी डिटेल में आया है, आगे भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये छोटे छोटे आर्टिकल इसी के अंदर आगे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक ही जगह पर डिस्कशन करेंगे, दो जगह पर टाइम वेस्ट हो रहा है। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा। हाँ, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वैसे भी और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पे क्या चर्चा हो रही है, एसपी एमपी, तो इनको यहाँ पर आप कह सकते हो समाजवादी पार्टी के जो एमपी हैं इनको ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ऐसे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जो कि एक तरीके से कहीं ना कहीं इंडिया के और यहाँ पे सेडिशन लॉ के आप कह सकते हो इसके अगेंस्ट में थे, तो उसी वजह से यहाँ पर इनके ऊपर ये चार्जेस लगाए गए। और बोला गया कि इन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, मंडे में तो काफ़ी बार ये बार बार बोल ही रहे थे कि जो तालिबान है वो चाहता है अफगानिस्तान को रूल करना अपने अकॉर्डिंग,
और एक तरीके से जैसे इंडिया यहाँ पर ब्रिटिशर से फाइट करके फ्री हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पर तालिबान भी चाहता है कि जो अफ़गानिस्तान है उसको यूएसए और रशिया से निकाला जाए। तो यहाँ पर तालिबान भी चाहता है कि उनकी कंट्री फ्री होना चाहिए। तो इनका यहाँ पर एक तरीके से सपोर्टिव नेचर देखने को मिलेगा टुवर्ड्स द तालिबान। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो कि यहाँ पे जो रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करें, और ऐसी कुछ चीज़ें बताई हैं जो कि डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर कहीं ना कहीं डिस्प्यूट पैदा करती हुई नजर आती हैं। उसी की वजह से यहाँ पर इनके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगाए गए। अब क्वेश्चन ये है, ये सेडिशन क्या होता है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो हमने पढ़ लिया, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं बनने वाला है। बनेगा कहाँ से? सेडिशन लॉ से पूछा जाएगा। तो सेडिशन लॉ, ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग यूपीएससी का सिलेबस देखोगे तो वहाँ पर आपको ये डिफरेंट टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। बाय द वे एक चीज़ और बता दूँ कि हाँ, जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है आज वाला, वो अपलोड नहीं हो पाया है किसी चीज़ की वजह से। ठीक है, तो फिर वो अभी मैं थोड़ी देर बाद, जैसे द हिंदू अपलोड होगा उसके थोड़े टाइम बाद मैं उसको रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ। ओके, तो उसके टेंशन मत लेना, वो आज ही पूरा अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, पहले तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे इस सेडिशन लॉ का। तो सेडिशन लॉ, जिसको हम लोग राजद्रोह बोलते हैं सेडिशन, तो सेडिशन लॉ को लाया गया था 17वीं सेंचुरी के अंदर। ठीक है, और आप कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स के दौर पर यह लाया गया। इस लॉ को ओरिजिनली ड्राफ्ट किया गया था 1837 में। किसके द्वारा? एक व्यक्ति थे थॉमस मैकले, इनके द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद इस पूरे लॉ को आईपीसी के अंदर डाला गया, इंडियन पीनल कोड के अंदर यहाँ पर इसको इनेक्ट किया गया था। सेक्शन 124A को यहाँ पे इंसर्ट किया गया आईपीसी के अंदर 1870 के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद आप कह सकते हो इसी सेक्शन के अंदर ये सेडिशन लॉ देखने को मिल जाएगा। और फिर आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो सेडिशन एक क्राइम है। ठीक है, एक अपराध है सेक्शन 124A के अंडर में। और ये कौन से उसके अंदर आता है? तो ये इंडियन पीनल कोड के अंदर देखने को मिलता है। ओके, तो सेक्शन 124A आईपीसी एग्जैक्टली क्या बोलता है? ये डिफाइन करता है सेडिशन को। सेडिशन एक ऑफेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्राइम है कि कैसा क्राइम है? मान लो कोई व्यक्ति है, कोई बोलकर, लिख कर, ठीक है, या फिर अपना साइन करके या विजिबल रिप्रेजेंटेशन देकर, ठीक है, क्या करे? हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ डिसअफेक्शन दिखाए। ठीक है, तो यहाँ पर उसके ऊपर ये सेडिशन के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये, अगर आप कह सकते हो गवर्नमेंट जो भी एस्टेब्लिश करी गई है लॉ के द्वारा, उसके अगेंस्ट में या फिर उसके अगेंस्ट डिसअफेक्शन दिखाया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट हेट्रेड दिखाया जा रहा है, तो फिर ये सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। उसके बाद पनिशमेंट क्या है इन चार्जेस के अंदर? अगर मान लो किसी को यहाँ ऊपर ये चार्जेस लगे हैं तो उसके लिए सज़ा क्या होगी? तो पहली बात तो ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यहाँ पर बेल प्राप्त नहीं होती है। पनिशमेंट जो है सेक्शन 124A के अंडर ये रेंज करता है कि इम्प्रिजमेंट 3 साल का होगा। 3 साल तक यहाँ पे जेल में डाला जा सकता है, प्लस यहाँ पे इसको बढ़ाकर लाइफ टर्म भी किया जा सकता है। ठीक है, और फाइन भी इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। साथ ही साथ किसी के पास गवर्नमेंट जॉब है, एक तरीके से उसको मतलब गवर्नमेंट जॉब से तो वो दूर ही रहेगा, जिसके ऊपर यहाँ पर ये सेडिशन के चार्जेस लग जाएंगे। साथ ही साथ वो व्यक्ति बिना पासपोर्ट के रहेगा। ठीक है, और एक तरीके से आप कह सकते हो कि कोर्ट बार बार बुलाता रहेगा और उस व्यक्ति को चक्कर काटने पड़ेंगे, तो ऐसी ज़िंदगी कट जाती है। तो इस सेडिशन के क्या है लॉ, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ाना चाहूँगा, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब सच में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, आगे आप देखते रहो क्या क्या चीज़ें हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और हाँ, एक चीज़ और यार, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करो। आप लोग मतलब 2 दिन से लगभग काफ़ी हद तक लाइक्स पहुँच जाते हैं, जैसे मैंने बोला है, लेकिन दोनों बार मैंने याद दिलाया, तो अभी यहाँ पर आप लोग ध्यान से लाइक ज़रूर कर देना। इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, प्लस वीडियो लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक रीच होता है, ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाता है। ठीक है, तो इसके कोई चार्जेस नहीं है, तो छोटा सा यहाँ पर मतलब टाइम लगने वाला नहीं है। वीडियो को अभी यहाँ पर आप सुन रहे हो तो तुरंत ही लाइक कर दो, वरना आप भूल जाओगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये वाला आर्टिकल बात करता है एक्शन प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। अब देखो, मैंने इस आर्टिकल के बारे में काफ़ी बार डिस्कशन कर चुका हूँ। हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले द हिंदू में भी डिस्कशन किया था, प्लस डेली करंट अफेयर के वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती है उसको एलिमिनेट करने के लिए बोला गया है, उसको एक तरीके से पूरी तरह से बैन करने को बोला गया है। और इसको लेकर अभी हाल ही में एक अमेंडमेंट रूल भी पास किया गया था, आपको मालूम होगा, जिसका नाम है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021। अब यहाँ पर इस अमेंडमेंट रूल के अंदर बोला गया कि 1 जुलाई 2022 से क्या होगा, जो ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक है इसके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा। अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती क्या है, पहले हम लोग इसको समझेंगे, जो कि एक बार इस्तेमाल करें फिर उसके बाद उसको फेंक दें। ठीक है, वो होती है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। और ये जो प्लास्टिक होती है बहुत खतरनाक होती है। ये एनवायरनमेंट के अंदर एक तरीके से डिकम्पोज भी नहीं होती, 100 साल तक पड़ी रहेगी, और उसके बाद यहाँ पर ये बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस छोड़ेगी, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट भी पोल्यूट होगा, प्लस ये फूड चेन के अंदर एंटर कर जाएगी, तो हमारी हेल्थ सिस्टम भी खराब होगा। तो एनवायरनमेंट के लिए कहीं ना कहीं ये मतलब हानिकारक है ही, तो उसकी वजह से इसको एलिमिनेट करने की चर्चा हो रही है।
दूसरी चीज़ यहाँ पर ये और क्यों खतरनाक है तो मैं आपको और दिखाता हूँ। ये एक पिक्चर मिली है, यहाँ पे आप देख पाओगे, और भी बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर रहे हैं। जैसे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बनती है फॉसिल फ्यूल से, अगेन पोल्यूशन का कारण। देन उसके बाद यहाँ पे कार्बन फैलाएगा, अगेन पोल्यूशन का कारण। उसके बाद आप कह सकते हो 100 साल लग जाते हैं इसको डिकम्पोज करने में, हमारे एनवायरमेंट पड़ा रहता है ये, ठीक है, अगेन एक और पोल्यूशन का कारण। उसके बाद आप कह सकते हो इसका थोड़ा सा ही पार्ट रिसाइकिल हो पाता है, यानी कि जैसे हम लोग रिसाइकिल रियूजेबल बना देते हैं चीज़ों को, वो नहीं हो पाता यहाँ पर, थोड़ा सा ही पार्ट रिसाइकिल हो पाता है, तो इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है, अगेन एक पोल्यूशन का कारण। उसके बाद ये बहुत सारे टॉक्सिन्स, बहुत सारी जहरीली चीज़ें यहाँ पर हमारे एनवायरमेंट के अंदर छोड़ता है। प्लस आप कह सकते हो कि हमारे फूड चेन के अंदर एंटर कर जाता है। क्यों? ये ओशन के अंदर पहुँचेगा, ओशन के अंदर फिर फिश वगैरह हो गई, ठीक है, इनको ये अफेक्ट होगा, फिर उनको उनके थ्रू क्या होगा, लोगों के अंदर फूड चेन के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग सी फूड खाते हैं तो उनके अंदर भी ये चीज़ें एंटर कर जाएंगी। उसके बाद हार्मोन डिसरप्शन और कैंसर वगैरह भी क्रिएट हो जाता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वजह से। साथ ही साथ हमारे ओशन को पोल्यूट करता है, ओशन पोल्यूट होगा तो बहुत सारे एनिमल्स मारे जाएंगे, ठीक है, बर्ड्स मारी जा रही हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये एंटर कर जाएगा फूड चेन के अंदर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो ये सारे कारण हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे इसका सोल्यूशन क्या है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सोल्यूशन ये रखा है कि हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को तो बैन कर दिया है, बट जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक है उसके ऊपर बैन नहीं लगाया गया है। कंपोस्टेबल प्लास्टिक जो है एक तरीके से रिन्यूएबल चीज़ों से बना है, प्योर चीज़ों से बना है। ये क्या करेगा, ये एनवायरमेंट में आराम से डिकम्पोज हो जाता है, कोई माइक्रो प्लास्टिक नहीं छोड़ता है, इसका कोई भी यहाँ पे ऐसा एनवायरमेंट पोल्यूशन देखने को मिलेगा नहीं। इस वजह से हमने कंपोस्टेबल प्लास्टिक को बैन नहीं किया है। ओके, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर इस रूल के अंदर एक और चीज़ ये बोली गई थी, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनकी थिकनेस को हम लोग बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अब आप कहोगे प्लास्टिक को और ज़्यादा मोटा करा जाएगा तो भी एनवायरमेंट के लिए खतरा है, तो नहीं, इनकी बैग्स को हम लोग इनकी थिकनेस को इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि एक तो जो ये पोल्यूशन है, जो बड़े बड़े प्लास्टिक होते हैं इनको ईजिली हैंडल कर पाएँ। क्योंकि जो माइक्रो प्लास्टिक हो जाते हैं, मान लो कोई प्लास्टिक है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है ना, जो माइक्रो प्लास्टिक है ये एक वोस कंडीशन हो जाती है, इनको मैनेज करना भी बहुत मुश्किल है। तो हम लोग इसी वजह से जो प्लास्टिक उसकी थिकनेस के ऊपर काम करेंगे, जो बैग्स होंगे उनकी थिकनेस को बढ़ाई जाएगी ताकि उनको ईजिली हैंडल किया जा सके। दूसरी चीज़ के ऊपर ये फोकस होगा कि उनको आराम से रिसाइकिल किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग को डेफिनेटली लिख कर रखनी चाहिए, जो कि आप लोग कहीं पर भी अपने मेंस आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया जाएगा, मैंने आपको बता दिया क्या क्या है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, क्या क्या चीज़ें हैं, रीजंस क्या हो सकते हैं इसको बैन करने के लिए, मैंने आपको वही बताया। प्लस इंडिया के अंदर क्या सिनेरियो है, अगर हम लोग एक डेटा देखें तो उस डेटा के अंदर पता ये चला है कि 9.46 मिलियन जो टन्स है प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है हर साल। 9.46 मिलियन टन यहाँ पे इतना प्लास्टिक जनरेट होता है, जिसमें से 43% सिंगल यूज़ प्लास्टिक ही है। इसी वजह से यहाँ पर एक कंसर्न वाली बात है, इसको लेकर हम लोग ये रूल लेकर आ रहे हैं। उसके बाद जो पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और क्या होगा, ये लंबा समय तक टिका रहेगा एनवायरमेंट के अंदर, और जो है अलग अलग गैसेस छोड़ेगा, उसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट पोल्यूट होगा, ओशन पोल्यूट होगा, और हमारे फूड चेन के अंदर ही एंटर कर जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया टॉक्सिक केमिकल्स को रिलीज़ करेगा, ठीक है, टॉक्सिक केमिकल्स को रिलीज़ करेगा, तो अगेन यहाँ पे एक पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण बन जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। उसके बाद ये वही सेम चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, और ये पॉल्यूशन को रोकने के लिए इंडिया क्या स्टेप उठा रहा है, तो इंडिया ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए भी हैं। प्लस 2022 तक हमारा टारगेट है कि हम लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे अपने एनवायरमेंट से। साथ ही साथ और भी बहुत सारे इनिशिएटिव है जो कि भारत लेकर चल रहा है प्लास्टिक को कर्ब करने के लिए, वो यह है स्वच्छ भारत मिशन, उसके बाद इंडिया प्लास्टिक पैक्ट हो गया, प्रोजेक्ट रीप्लान हो गया, उसके बाद अनप्लास्टिक कलेक्टिव और गो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं प्लास्टिक को रोकने के लिए। तो अगेन यहाँ पर ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से आपको आर्टिकल पढ़ने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ मैंने देखता हूँ बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल के ऊपर ही फोकस करते हैं, नहीं, बाकी सारी न्यूज़ को कवर करना है। एडिटोरियल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। प्लस आपने इस न्यूज़ को अच्छी तरीके से कवर कर लिया है, अब क्या होता है, कल ही एडिटोरियल के अंदर देखने को मिल जाएगी, तो एडिटोरियल पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती है। ये ऐसी चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आज का वीडियो में भी थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, ठीक है, हो सकता है एडिटोरियल हम डिस्कस कर पाएँ ना कर पाएँ, कोशिश करेंगे, मैं थोड़ा सा तेज़ कवर करूँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, ठीक है। तो हम लोग कहीं ना कहीं इसकी क्वालिटी से कंपैरिजन नहीं कर सकते, साथ ही साथ जो है आर्टिकल से कंपैरिजन नहीं कर सकते, जो इंपॉर्टेंट है उसको डेफिनेटली हमें डिस्कस करना ही होगा। एक आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा, चर्चा हो रही है, जो कॉलेजियम है इसने रेकमेंड किया है कि 8 जजेस को सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब हो सकता है हमारे पास पहली बार, भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम लोग को मिलने देखने, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से कॉलेजियम, जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है, इसको लीड किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, ठीक है, जो कि एन वी रमन साहब हैं। इन्होंने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को 9 नाम बताए हैं जो कि अपॉइंट किए जाएंगे एज अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट। साथ ही साथ यहाँ पे प्रोसेस जारी है, हो सकता है हिस्ट्री पूरी बदल जाए,
हिस्ट्री जो है यहाँ पर अब चेंज हो जाए, वो क्या है कि जो यहाँ पे हो सकता है कर्नाटका की हाई कोर्ट के जज हैं इनका नाम है BV नागरत्न, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली यहाँ पर पर्सनैलिटी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हो सकता है ये पहली विमेन बन जाएं ऐसी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। हो सकता है यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विमेन आ सकती है और ये पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें रिकमेंड करी गई हैं कॉलेजियम के द्वारा। बाकी सारे जजेस को भी अपॉइंट किया जाएगा, बाकी सारे जजेस के लिए रिकमेंडेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने। क्वेश्चन ये है, ये कॉलेजियम क्या है, क्या काम करता है, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिकल आपका GS पेपर 2 अगेन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, यहीं से ही बन सकता है। अब क्या है कॉलेजियम सिस्टम, ये एक तरीके से सिस्टम है। इसमें क्या होगा, जजेस को अपॉइंट किया जाता है, जजेस का ट्रांसफ़र किया जाता है, वो इसी सिस्टम के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जजमेंट्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट के। अभी मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या होता है। पहले हम लोग इसका हिस्ट्री कवर करते हैं। ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। लगभग पहले एक फर्स्ट जज केस आया था 1921 के अंदर, ठीक है। पहली बार यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लाया गया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनके रिकमेंडेशन के ऊपर जुडिशियल अपॉइंटमेंट हुआ करता था। किसी जज को अपॉइंट करना है तो यहाँ पर क्या होता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन चाहिए होता था। लेकिन क्या हुआ, एक बंदे से यहाँ पर चीज़ें चलेंगी नहीं, उस वजह से यहाँ पर इसमें 2 जज को ऐड किया गया। सेकंड जज केस हुआ 1993 के अंदर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया कॉलेजियम सिस्टम को। मतलब कब इंट्रोड्यूस किया, एग्जैक्टली 1993 के अंदर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई और इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन भी होना चाहिए। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे 2 सीनियर मोस्ट जजेस को भी ऐड कर दिया गया इसी कॉलेजियम सिस्टम के अंदर। तो अब 3 लोग हो गए, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हो कि और भी जजेस को ऐड किया गया। फिर ये केस हुआ थर्ड जज के, 3 जजेस केसेस 1998 के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब की बार क्या करा कि जो प्रेसिडेंट का रेफरेंस है, इसको देखते हुए आप कह सकते हो कि जो कॉलेजियम सिस्टम है इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। यहाँ पे इसे 5 मेंबर की बॉडी बना दी और तब से अभी तक कॉलेजियम के अंदर 5 मेंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 होते हैं मोस्ट सीनियर जजेस, जो आप कह सकते हो मोस्ट सीनियर कलीग्स होते हैं। तो यहाँ पे ही 5 लोगों का ये कॉलेजियम सिस्टम होता है। अब इनका काम क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है इसको हेड कौन करता है, पहली बात आपको ध्यान रखना है, इन 5 में से हेड करते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे 4 सीनियर मोस्ट जजेस तो हैं ही। उसके बाद आप कह सकते हो कि ऐसा ही हाई कोर्ट का कॉलेजियम भी है। हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम है, ये जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, वो यहाँ पर इसको लीड करते हैं और बाकी इसमें भी 4 मोस्ट जजेस देखने को मिल जाते हैं उस कोर्ट के। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम का वर्क क्या होगा। जो जजेस हैं हाई कोर्ट हायर जुडिशरी के, ठीक है, मतलब जो हायर लेवल की जुडिशरी है उनके अगर जजेस को अपॉइंट करना है तो वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही अपॉइंट करे जाते हैं। गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल बहुत ही थोड़ा सा है। पहले यहाँ पे डिसीजन जो होगा वो कॉलेजियम सिस्टम का ही होगा। गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक इंक्वायरी बैठानी है, इंक्वायरी करवानी है, किसके थ्रू, इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रू, ठीक, जिसको हम लोग IB बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इंटेलिजेंस ब्यूरो एक रेप्यूटेड एस्टेब्लिश इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि यहाँ पे कंट्रोल की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन यह है, प्रोसेस क्या है किसी भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट का। तो मान लो किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है, ठीक है, जैसे आज के टाइम पर हमारे NV रमन साहब है, तो इनको अपॉइंट कैसे किया गया होगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, साथ ही साथ कुछ अदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उनसे मिलकर बातचीत होती है। एज फार एज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एग्जिस्टिंग वाले, मतलब आज के टाइम पर कौन है, NV रमन साहब, जो इनसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका भी रिकमेंडेशन होता है। वो भी रिकमेंड करते हैं हाँ इन व्यक्ति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना चाहिए। तो उनका भी रिकमेंडेशन कहीं ना कहीं इसके अंदर मैटर करता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन उसके बाद क्या है कि जो सीनियरिटी है, सीनियरिटी के बेसिस पर भी यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो चूज़ किया जाते हैं। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। अभी हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करी है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए आप कह सकते हो जो बाकी सारे जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ही। साथ ही साथ आप कह सकते हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बातचीत करते हैं कॉलेजियम मेंबर से, ठीक है। मतलब ये जो 5 मेंबर की बॉडी है, ये मिलकर जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करती हैं। उनके ट्रांसफर को लेकर यहाँ पर इन्हीं लोगों के हाथ में ये काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो कंसल्टीज होती हैं वो सब अपना जो ओपिनियंस है वो यहाँ पर लिखती हैं और एक तरीके से रिटन फॉर्म में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं ताकि एक फाइल का ये पार्ट बन सके। तो ये आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद क्या होता है, कॉलेजियम सिस्टम, ये जो कॉलेजियम है ये एक रिकमेंडेशन देता है लॉ मिनिस्टर को, जो कि लॉ मिनिस्टर इस चीज़ को फॉरवर्ड करता है प्राइम मिनिस्टर को। फिर प्राइम मिनिस्टर जो है एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, तब ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ओके, आई होप आपको ये सिस्टम क्लियर हो गया होगा, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, इसका मेन काम क्या है। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आप लोग ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, पिक्चर
उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कोई एडिटोरियल इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इस आर्टिकल के अंदर बोला गया, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो तीवा ट्राइब्समैन है, ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इन लोगों ने पार्ट ले रखा है कहाँ पर, वंकुआ फेस्टिवल के अंदर। तो तीवा ट्राइब क्या कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, वंकुआ फेस्टिवल। अब ये दोनों चीज़ें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ट्राइब्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। तो इसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। सारी जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी है। जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यहाँ पे क्या हुआ है, तीवा ट्राइब्समैन ने, जो तीवा ट्राइब्समैन है, जो आदिवासी लोग हैं, कौन सी कम्युनिटी के, तीवा कम्युनिटी के, ठीक है, एक तरीके से उन्होंने एक पार्ट लिया डांस के अंदर, और वो जो डांस है वो हुआ है वंकुआ फेस्टिवल के अंदर। ठीक है, तो एक तरीके से तीवा ट्राइब कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वंकुआ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग बात करेंगे वंकुआ फेस्टिवल क्या होता है। ठीक है, असम के अंदर इसको ये काम किया गया है। तीवा ट्राइब क्या है, पहली बात तो आपको ये समझना होगा। तीवा ट्राइब को हम लोग ललुंग भी बोलते हैं, एक इंडिजीनियस कम्युनिटी है जो कि स्टेट ऑफ असम से बिलोंग करती है, मेघालय से बिलोंग करती है। साथ ही साथ ये जो कम्युनिटी है, ये अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के अंदर भी थोड़ी बहुत पाई जाती है। साथ ही साथ इनको रिकग्नाइज किया गया है एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब असम के अंदर। ठीक है, इनको बाकी सारे आप कह सकते हो जो बेनिफिट हैं वो यहाँ पर मेघालय के अंदर ये शेड्यूल्ड ट्राइब वाले बेनिफिट नहीं मिलते हैं, बट असम के अंदर ये वाले बेनिफिट मिलते हैं। और ये जो ट्राइब है इनको 2 ग्रुप्स के अंदर बांटा गया है, तो आपको ध्यान रखना है, एक होता है हिल तीवा और दूसरा होती है प्लेन तीवा। ठीक है, इन दोनों को ही बारे में डिटेल दी गई है, मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको इन दोनों के बारे में फिलहाल पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये है, ये जो तीवा ट्राइब है ये अभी कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही है, वो है वंकुआ फेस्टिवल। क्यों करती हैं आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी क्या है, जो मेन फेस्टिवल होता है तीवा ट्राइब्स के, वो कौन कौन से होते हैं, वो होता है पिशु, ठीक है, उसके बाद बोरोद उत्सव, सोगरा पूजा, उसके बाद वंकुआ, जोनबिल मेला, कबला, ठीक है, लोंगकोन पूजा। तो यहाँ पर ये सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो ये वंकुआ फेस्टिवल है वो क्या है। ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है तीवा ट्राइब्समैन के द्वारा। ठीक है, ताकि जो है गुड हार्वेस्ट को ये देख सकें, मतलब कि अच्छी फसल हो। ठीक है, अच्छी फसल के लिए, यहाँ पर अच्छी फसल के लिए, तो यहाँ पर ये लोग इस तरह का फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, ये पिक्चर आपको ऊपर दिख रहा होगा। साथ ही यहाँ पर सॉन्ग होता है, गाना होता है, डांस होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। और जो इनके भी मतलब नेटिव अटायर्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, उन्हीं का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। जो पीपल हैं तीवा ट्राइब के, वो एक तरीके से हार्वेस्ट को यहाँ पर ये एक आप कह सकते हो मार्क करते हैं इस फेस्टिवल के थ्रू, कि जो फसल है वो अच्छी हो। ठीक है, उसको मार्क किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो लोग हैं वो यहाँ पर जो राइस का पाउडर होता है, चावल का मतलब पाउडर होता है, उसका पेस्ट बनाकर उसका मेकअप किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार। उसके बाद यहाँ पे जो बैम्बू स्टिक्स हैं वो हैंड के हाथ में होती हैं। फिर उसके बाद पीपल जो है वो लगातार ये इस फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो राइस पाउडर को बीट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि गोल गोल घूमकर यहाँ पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। देन उसके बाद जो तीवा होते हैं, ये एक अच्छी हार्वेस्टिंग हो, ठीक है, अच्छी फसल कटाई हो, ठीक है, तो उसको लेकर यहाँ पर ये काफ़ी हद तक प्रे करते हैं। साथ ही साथ इनकी फसल कीड़ों से बची रहे, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज से बची रहे, उसके लिए यहाँ पर ये प्रे करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ शायद मैंने क्या बताई है, अभी यहाँ पर एक सेकेंड रुकना। यहाँ पर क्या है कि वो लोग मेकअप बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट मेड ऑफ राइस पाउडर। ठीक है, तो यहाँ पर मेकअप वगैरह करते हैं जो राइस पाउडर बनता है उससे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये राइस पाउडर के सामने रखा है, इसको कूटा गया है। देन उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से घूम घूम कर ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक चीज़ और बता दूं, जो भी आपको मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे सारी देखने को मिली है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पीडीएफ में तो अटैच हुई भी मिलेगी। साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 टेलीग्राम चैनल के लिंक मिलेंगे। एक तो दीपक यादव एजुकेशन, जहां पर आपको सारे वीडियोज़ का लिंक, साथ ही साथ इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ मिल जाता है। दूसरा चैनल आपको मिलेगा दीपक यादव एजुकेशन, ब्रैकेट में नोट्स लिखा है, उस पर सिर्फ और सिर्फ नोट्स मिल जाते हैं, जो कि अभी आप लोगों ने नीचे की साइड देखे होंगे। वही सारे नोट्स आपको उस चैनल पर भी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। तो अफगान क्राइसिस के बीच में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, इन्होंने अपनी जो शॉर्ट यूएस विजिट थी उसको कट कर दिया है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो यहाँ पे देखो अब क्या क्या बात हो रही है। ठीक है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो अभी यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट होगा, या फिर इस अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस को देखते हुए यहाँ पे काफ़ी हद तक डिस्कशन हुआ है। उसका जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने जो विजिट रखी थी अपनी अमेरिका के साथ इस हफ्ते, वो इसको कैंसिल कर दिया, इसको कट डाउन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर ये जल्द ही रिटर्न करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी वहाँ पर ये मीटिंग पे हैं, तो अभी जल्दी रिटर्न करेंगे। और जयशंकर साहब यहाँ पर क्या आप कह सकते हो कि
काफ़ी सारी जगह पर विज़िट करने वाले थे, बट अभी यहाँ पर विज़िट नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह यहाँ पर अफ़गानिस्तान के क्राइसिस हैं, और आज के टाइम पर अफ़गानिस्तान से बहुत सारे लोग जो है इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि इंडिया को एक स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी देना चाहिए उन लोगों को, ठीक है। यहाँ पे ये सारी बात भी हो गई है, मतलब कि जो शरणार्थी हैं उनका स्टेटस देना चाहिए उन सारे लोगों को जो कि अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं भारत के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है लगातार वहाँ से निकलते हुए आ रहे हैं, बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि अफ़गान नेशनल्स हो गए, जैसा कि इसके अंदर हिंदूज़ हो गए, सिख हो गए, जो कि अफ़गानिस्तान को लीव करना चाहते हैं, तो उसको देखते हुए जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने यहाँ पर यह बोला है कि हम लोग वीज़ाज़ को प्रोवाइड करवाएंगे अफ़गान नेशनल्स को, उनको हम लोग शेल्टर देंगे, शेल्टर प्रोवाइड करवाएंगे भारत के अंदर, उनको हम लोग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएंगे, उनको रेफ्यूजी का स्टेटस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन अभी यहाँ पर वीज़ा कैसे प्रोवाइड किया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, जब किसी को बुलाना है तो वीज़ा तो देना पड़ेगा ना, बिना वीज़े का कैसे कोई आ जाएगा? तो यहाँ पे ई वीज़ा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है ई वीज़ा दिया जा रहा है, और उस वीज़ा का नाम है एक्स मिसलिनियस वीज़ा, ठीक है। इमरजेंसी एक्स मिसलिनियस वीज़ा इसका नाम है। ये मिसलिनियस वीज़ा क्यों रखा गया? क्योंकि वीज़ा बहुत टाइप के होते हैं, टूरिज़्म वीज़ा होता है, मेडिकल टूरिज़्म वीज़ा होता है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट का वीज़ा होता है, लेकिन ये मिक्स वाला मिसलिनियस वीज़ा है। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इसको हाईली इनएडिक्वेट भी बोल रहे हैं, यहाँ पे ये सफिशेंट नहीं है, बट यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंडिया ने यही वीज़ा दिया है और बोला है आने वाले 6 महीने तक हम लोग जो है यहाँ पे शरण दे सकते हैं, रेफ्यूज प्रोवाइड करवा सकते हैं जो भी अफगानिस्तान से आ रहे हैं लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बात यह है कि 6 महीने के बाद भी सिचुएशन वहाँ पे सुधरने वाली है नहीं, ऐसा यहाँ पे प्रतीत होता है। बट देखेंगे आने वाले टाइम पर इंडिया के अंदर क्राइसिस होने चालू हो जाएंगे, इंडिया के अंदर ये रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, इंडिया के अंदर रेफ्यूजी क्राइसिस बहुत पहले से ही चलता हुआ आ रहा है, खासकर अगर हम बात करें बांग्लादेश को लेकर यहाँ पे चर्चा होती है, बांग्लादेशीज़ को लेकर, साथ ही साथ जो रोहिंग्या कम्युनिटी है उनको लेकर यहाँ पर ये रेफ्यूजी क्राइसिस हमारे यहाँ बहुत हो रहे हैं। अभी आने वाले टाइम पर और भी रेफ्यूजीज क्राइसिस हम लोग देख सकते हैं। ओके, देन उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 10 पर आएंगे तो यहाँ पे एक आर्टिकल आपको दे रखा है, चर्चा हो रही है कि इंडिया जो है वो काफ़ी कुछ कर सकता है, ठीक है। ये हिंट दिया है क्लाइमेट ऑफिशियल के द्वारा। तो यहाँ पे क्या है, क्लाइमेट को लेकर चर्चा हो रही है। अभी यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, वो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो ये जो COP है ये नवंबर में इस बार होगी, और नवंबर में जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, नाउ अभी फिलहाल क्लाइमेट को लेकर एक मीटिंग होगी नवंबर में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चा होगी। प्लस उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम पर क्लाइमेट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हाल ही में आपको मालूम होगा IPCC की रिपोर्ट आई थी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने जो है यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर बताया कि आज के टाइम पर ग्लोबल वार्मिंग पूरे दुनिया भर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो है वाटर सूखता हुआ नज़र आएगा, वाटर क्राइसिस हम लोग आने वाले टाइम पर फेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग को स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, और स्टेप्स वही है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को कम से कम कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो अभी बहुत सारी कंट्रीज़ का टारगेट है, जैसे कि चाइना का टारगेट बताया गया है, चाइना ने अपना 2060 का टारगेट सेट कर रखा है। चाइना भी दुनिया का एक बहुत बड़ा एमिटर है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है। US ने अपना टारगेट सेट कर रखा है, ठीक है। इंडिया ने अपना टारगेट सेट कर रखा है, सब ने 2060, 2050, 2030, मतलब फोकस यही है कि 2030 तक हम लोग क्या कर सकें, जो ये नेट एमिशन है, जो ये पोल्यूशन है, इसको कम से कम कर सकें। तो ये हमारा गोल रहने वाला है सभी कंट्रीज़ का। और यहाँ पे एमिशन कैसे कम होगा, ये एक पोल्यूशन कैसे कम होगा, जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडिया यहाँ पे पूरी तरह से फोकस भी कर रहा है कि अपना एमिशन कम करें, और हम लोग अपने रिन्यूएबल एनर्जी की सेक्टर की तरफ ज़्यादा बढ़ें, ठीक है। जो विंड एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, इन्हीं का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, ताकि हम लोग जो है इन चीज़ों को आगे बढ़ाकर पोल्यूशन को कम से कम कर सकें। अदरवाइज़ आने वाली जनरेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाली है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी बता चुकी हैं, और ये रिपोर्ट कोई नई नहीं है, रिपोर्ट ये 15-20 साल पहले से चीज़ें पब्लिश कर रही हैं, और जो भी यहाँ पे पब्लिश किया है बिल्कुल सच होती हुई आ रही हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स आने वाले टाइम पर भी यहाँ पे जो आने वाली जनरेशन है उसको यहाँ पे खतरा देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, जो सेंटर है, केंद्र सरकार ने ऑयल पाम फार्मिंग को बूस्टअप किया है, ठीक है। अभी आपको मालूम होगा हाल ही में एक मिशन के बारे में चर्चा हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल करके। देखो ये जो पाम ऑयल है, ये जो पाम है इससे ऑयल निकाला जाता है, ठीक है। इस ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एक वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, और भी वेरियस कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बट यहाँ पे क्या है, इस पाम ऑयल की फार्मिंग को आप कह सकते हो बूस्टअप करने के लिए यहाँ पे सरकार ने एक स्टेप उठाया। वो क्या स्टेप उठाया आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, हम लोग जितना ऑयल ये प्रोड्यूस करते हैं भारत के अंदर, उतना हम खुद इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस्तेमाल करने के बाद दूसरी कंट्री से खरीदते हैं,
ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर हम लोग दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं इस ऑयल को, तो क्या होगा, अब हम अपनी कंट्री के अंदर खुद यहाँ पे इस ऑयल की फार्मिंग करेंगे, ठीक है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि हम लोग की जो ये डिपेंडेंसी है ना दूसरे कंट्री के ऊपर, वो कम से कम हो जाए। अब हम इस आर्टिकल को सही से समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कहोगे 10 में से कितने नंबर मिलेंगे, तो कम से कम 10 में से 9 नंबर यहाँ पर मिलने चाहिए इस आर्टिकल को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चर्चा हो रही है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम। अब यहाँ पे आर्टिकल जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर रिसोर्स, फिर जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है एक नया इनिशिएटिव पाम ऑयल को लेकर, कि पाम ऑयल का प्रोडक्शन होगा, और इस प्रोडक्शन की वजह से जो हमारे फार्मर हैं उनकी इनकम भी बढ़ती हुई नजर आएगी। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ हम लोग पहले दूसरी कंट्री से मंगा रहे हैं, अब अपनी कंट्री के अंदर उसकी फार्मिंग करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है फार्मर की इनकम बढ़ेगी। ये जो स्कीम है इसको बोला गया है नेशनल एडिबल ऑयल मिशन, ठीक है। और ये जो ऑयल मिशन है किसके लिए है, ये ऑयल पाम के लिए। तो आपको ध्यान रखना है ताकि हम लोग सेल्फ रिलायंट बन पाएं, क्योंकि आज के टाइम पर हम लोग बहुत सारी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो हम लोग अपनी कंट्री के ऊपर सेल्फ रिलायंट बन पाएंगे। खासकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इसी को लेकर 11,000 करोड़ रुपए का। तो आपको ध्यान रखना है, सरकार 11,000 करोड़ रुपए खर्च रही है आने वाले 5 साल के अंदर इस ऑयल पाम सेक्टर के ऊपर। इसका मेन मकसद यह है कि जो डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्राइसेस हैं इसको हम लोग जनरेट कर पाएँ, अपनी कंट्री के अंदर जो ऑयल है उसका प्रोडक्शन कर पाएँ, ऑयल इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी बिल्कुल ख़त्म कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा, लगभग 3 गुना ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाएगा। आज के टाइम पर 11 लाख मेट्रिक टन हम लोग अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसको आज के टाइम पर अगर हम लोग जो जितना ही प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका हम लोग 3 गुना ज़्यादा 2025-26 में करने वाले हैं, लगभग 11 लाख मेट्रिक टन तक यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये जो ऑयल पाम कल्टीवेशन है इसके जो हेक्टेयर है, मतलब जो एरिया है, एरिया वाइज भी हम लोग इसको बढ़ाने वाले हैं। लगभग 10 लाख हेक्टेयर के अंदर पाम कल्टीवेशन होगा 2025-26 तक, और इसको बढ़ाकर 16 लाख, यहाँ पे लगभग 17 लाख के हेक्टेयर के आसपास कर दिया जाएगा 2029-30 तक। मतलब इस एरिया को भी इंक्रीज़ किया जाएगा, ज़्यादा एरिया में ऑयल पाम कल्टीवेशन होगा। फीचर्स क्या होंगे, इसका मेन फोकस यही है कि यार इंडिया के अंदर जो है इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो एक सबसे बड़ा फायदा यही होगा। इस स्कीम के अंडर में जितने भी ऑयल पाम फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे उनकी इनकम थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी। इससे अच्छी क्या बात है। उसके बाद इस स्कीम का सिग्निफिकेंस क्या है, इस स्कीम का सिग्निफिकेंस ये है कि जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग आज के टाइम पर, भारत जो है बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है इस ऑयल पाम ऑयल को बहुत ज़्यादा दूसरी कंट्री से, तो उसके अंदर रिडक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया कंज्यूमर बहुत बड़ा है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल का कंज्यूमर बहुत बड़ा है दुनिया भर के अंदर। हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पाम ऑयल का, इसी वजह से पाम ऑयल हम पता है इंपोर्ट कितना करते हैं, लगभग 55% हम लोग टोटल वेजिटेबल ऑयल का ये इंपोर्ट करते हैं। तो 55% इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा हो गया ये। तो ये डिपेंडेंसी हम लोग कम करने वाले हैं। उसके बाद जो है इंडिया, इसी को आप कह सकते हो डिपेंडेंसी कम होगी, तो साथ ही साथ हम लोग अभी कौन कौन सी कंट्री से ऑयल को मंगा रहे हैं, वो है इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और रशिया, यूक्रेन, अलग अलग ऑयल हम लोग मंगाते हैं। तो यहाँ पर ये डिपेंडेंसी कम होती हुई नज़र आएगी। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, इंडिया का जो एडिबल ऑयल इकोनॉमी है वो भी थोड़ी सी ग्रो होगी। पाम ऑयल एग्जैक्टली क्या होता है, तो पाम ऑयल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाला वेजिटेबल ऑयल है आज के टाइम पर, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद इस पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है डिटर्जेंट बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, कॉस्मेटिक, बायोफ्यूल्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो टॉप कंज्यूमर है दुनिया भर में जो कि सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, वो है इंडिया, चाइना और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़। उसके बाद इंडिया के अंदर बात करें तो कौन कौन से ऑयल्स जो कि कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, वो है ग्राउंडनट, मस्टर्ड, रेपसीड, सीसेम, साइफ्लावर। तो यहाँ पर ये सारे ऑयल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, इसको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली है पिछले कुछ सालों के अंदर। कोकोनट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा प्लांटेशन क्रॉप के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। उसके बाद अगला आर्टिकल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया और वियतनाम की जो नेवीज़ हैं वो एक तरीके से जॉइंट एक्सरसाइज को होल्ड कर चुकी हैं, जॉइंट एक्सरसाइज कर रही हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर नेवी के बीच में अभ्यास हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या है, इंडिया और वियतनाम, ठीक है, दोनों मिलकर बायलैटरल एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहाँ पर, साउथ चाइना सी के अंदर। कहाँ पर, साउथ चाइना सी, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इसको भी मैप में देख ही लेना क्योंकि ये पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। अब यहाँ पर क्या है कि जो ये विज़िट है ना, आप कह सकते हो कि अभी जो विज़िट है नेवल शिप, ये सेलिब्रेट हो रहा है, ये मतलब कि जो भी यहाँ पे बायलैटरल चीज़ें चल रही हैं, इनके बीच में जो एक्सरसाइज चल रही है, ये कहीं ना कहीं रिमार्क भी कर रही है 75th इंडिपेंडेंस डे को। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है INS, क्या नाम है, रणविजय, ठीक है, आपको ध्यान रखना हमारी कौन कौन सी नेवल शिप गई है, तो इंडियन नेवल शिप रणविजय है। उसके बाद डिस्ट्रॉयर के साथ कॉर्वेट भी गया है, वो है INS कोरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो वियतनाम की साइड से भी वियतनाम का फ्रिगेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको कौन कौन सी शिप्स देखने को मिलेंगे, एक होता है यहाँ पे क्या क्या बोला गया, एक होता है फ्रिगेट, ठीक है, एक होता है कॉर्वेट और एक होता है डिस्ट्रॉयर,
ठीक है। तो आपको मतलब तीनों टाइप के शिप्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, कॉर्वेट होता है सबसे छोटा वाला, कॉर्वेट होता है सबसे छोटा शिप, हालांकि इसमें भी वेपन्स होते हैं लेकिन सबसे छोटा होता है। कॉर्वेट से बड़े साइज़ में होता है फ्रीगेट, ठीक है, इसके अंदर भी वेपन्स वगैरह होते हैं। फ्रीगेट से और बड़ा साइज़ में होता है डिस्ट्रॉयर। तो भारत का एक डिस्ट्रॉयर है आईएनएस रणविजय, वो भी यहाँ पर गया है। तो आपको ध्यान रखना है, इन तीनों शिप्स के बारे में भी आपको जानने को मिल गया, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोनों। उसके बाद ये पूरी की जो अभ्यास है दोनों नेवी के बीच में, दोनों नेवी एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाएंगी, दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। इससे क्या होगा, इंडिया और वियतनाम के जो डिफेंस रिलेशन है वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, साउथ चाइना सी मैप में कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेट करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, साथ ही साथ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साउथ चाइना सी की लोकेशन क्या है, तो साउथ चाइना सी एक तरीके से आपको वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चाइना के देखो साउथ चाइना सी है तो ऑब्वियस ही बात है चाइना के सदर्न साइड में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और वियतनाम के ईस्ट और साउथ साइड में देखने को मिल जाएगा, फिलीपींस के वेस्ट साइड में। मतलब इस साउथ चाइना के सी के आसपास आपको बहुत सारी कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं। ये साउथ चाइना सी कनेक्टेड किससे है, एक ताइवान स्ट्रेट पड़ता है यहाँ पर और एक होता है लुजोन स्ट्रेट, ठीक है। अभी मैं आपको मैप में दिखाता हूँ तभी आप लोग चीज़ को सही से समझ पाओगे, एक क्लैरिटी तभी आ पाएगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चाइना ऊपर हो गया, ये कि इधर हो गया चाइना, ठीक है। चाइना के सदर्न साइड में आपको ये साउथ चाइना सी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि नीचे वाला एरिया साउथ होता है, ऊपर वाला नॉर्थ होता है, इधर वाला वेस्ट हो गया, इधर वाला ईस्ट हो गया, ठीक है। तो ये साउथ हो गया और इधर साउथ चाइना सी के इधर आप देख पाओगे तो इधर आपको मनीला देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद इधर फिलीपींस देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप ऊपर देख पाओगे तो ऊपर ताइवान देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो स्ट्रेट की बात हो रही है, ये साउथ चाइना सी दो स्ट्रेट से काफ़ी हद तक कनेक्टेड है, वो है ताइवान स्ट्रेट, ताइवान के बराबर में है, ठीक है। जो स्ट्रेट होती है छोटी सी, यहाँ पर ये कनेक्टिविटी है, यहाँ से शिप्स वगैरह पास हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिलीपींस के पास में एक दूसरा स्ट्रेट है, दूसरा स्ट्रेट यहाँ पर एक तरीके से ये वाला है जिसके बारे में चर्चा हो रही थी, वो है लुजोन स्ट्रेट, ठीक है। इन दोनों के थ्रू यहाँ पे साउथ चाइना सी के अंदर कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी और लोकेशन आप लोग देख ही रहे हो। अब यहाँ पर इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ पड़ती हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है। इधर वियतनाम हो गया, ठीक है, वियतनाम के बारे में चर्चा हो ही रही है। उसके बाद इधर फिलीपींस हो गया, ऊपर ताइवान हो गया, ये चाइना हो गया, ठीक है। और कौन कौन सी कंट्रीज़ पड़ती हैं बॉर्डर पर, तो यहाँ पर आप लोगों को और भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसकी जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि मैंने बताया, चाइना हो गया, फिर फिलीपींस हो गया, मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, कहीं ना कहीं ये बॉर्डरिंग स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे, टेरिटरीज देखने को मिल जाएंगी साउथ चाइना सी के आसपास। देखो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंस मैंने आप लोगों को बताई दिया क्योंकि दुनिया भर में जो लगभग जो ट्रिलियंस ऑफ ट्रेड होता है, मतलब आप कह सकते हो मतलब इतना ज़्यादा व्यापार ट्रिलियंस का ट्रेड होता है वो इसी रास्ते से होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पासेस वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे और यहीं पर सबसे ज़्यादा विवाद भी होता है क्योंकि बहुत सारे आइलैंड्स हैं, कोई आइलैंड यहाँ पर क्लेम करने वाली बहुत सारी कंट्री भी हैं। जैसे पार्सल आइलैंड को क्लेम किया जाता है चाइना, ताइवान, वियतनाम, इनको बीच में लड़ाई होती रहती है। स्पार्टली आइलैंड्स को क्लेम किया जाता है चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनई और फिलीपींस के द्वारा। तो आपस में जितनी भी कंट्रीज़ है भिड़ती रहती हैं और चाइना का बहुत बुरा, मतलब चाइना तो पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता ही है। चाइना की कोशिश यह है कि साउथ चाइना सी पूरा का पूरा मेरा ही है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगला आर्टिकल छोटा है बट अगेन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे क्या चर्चा हो रही है, इंडिया और इंडो और स्विस के बीच में यहाँ पे कोलेब्रेशन हो रहा है, ठीक है, जो इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया स्विस मेडिकल रिसर्च एग्रीमेंट हुआ है, इसको अप्रूवल मिल चुका है कैबिनेट के द्वारा। अब यहाँ पर ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं मिलकर ये जो कोलेबरेट करेंगी किस चीज़ के ऊपर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर, जिसको हम लोग AMR बोलते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर वर्क किया जाएगा, इसको डायग्नोस किया जाएगा और वो दोनों करेंगी, ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर, इनकी पॉपुलर बॉडीज़ मिलकर, ठीक है। काफ़ी हद तक पैसा खर्चा जा रहा है इस चीज़ के ऊपर, ये चीज़ हमें ध्यान नहीं रखनी है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसके रिगार्डिंग मतलब बहुत सारे आपको नोट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा में ये रहता है। ये होती क्या है एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहली बात इस पिक्चर में आप क्लियर कर पाओगे, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके नाम से क्या हो रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, क्या होता है जैसे कोई माइक्रोब्स होता है, ठीक है, माइक्रोब्स से लड़ने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह से लड़ने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ये नोट्स मैंने सेंड कर रखे हैं, ठीक है, यही एग्जैक्टली नोट्स आपको वहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे न्यूज़पेपर पर, बट मैं समझाता हूँ। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, एक तरीके से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। मान लो कोई बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, पैरासाइट हो गया, ये सब अगर यहाँ पे कोई बैक्टीरिया वगैरह किसी के अंदर देखने को मिल रहा है किसी बॉडी के अंदर, तो वो क्या करेगा, एंटीबायोटिक लेगा, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी मलेरियल, ये सारी चीज़ें लेगा। लेकिन क्या होता है, जितने भी एंटीबायोटिक हैं ये काम ही नहीं करेंगे इन बैक्टीरिया के खिलाफ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो माइक्रोब है ये एंटी माइक्रोबियल हैं,
मतलब कि क्या है, इनके ऊपर यह एंटीबायोटिक का कोई असर होगा ही नहीं, ये सही होने वाले ही नहीं है। ठीक है, इसमें अगर सही करना है थोड़ा सा अल्ट्रा डोज पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसको बोला गया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, मतलब जो बैक्टीरिया वायरस फंजाई इतने ज़्यादा मजबूत हो गए बॉडी के अंदर, इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गए कि उनके ऊपर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी मतलब एंटीबायोटिक भी असर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो इसी की वजह से यहाँ पर जो हाई ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हो जाते हैं वो भी इन्फेक्टिव पड़ जाते हैं। और आपको ध्यान रखना है जो भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर भी ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाली प्रतिरोधक वाली क्षमता आती है, ठीक है, जो भी यहाँ पर इनके ऊपर आप कह सकते हो कि ये एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं, इनको सुपर बग्स बोला जाता है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है सुपर बग्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल आज के टाइम पर पब्लिक थ्रेट के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पर यह हैपन कैसे होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किस प्रकार से स्प्रेड होता है। पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया और एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल कर लिया है। अब क्या हो गया है, उसकी वजह से जो ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है वो डेवलप हो चुका है बॉडी के अंदर। ऐसा बैक्टीरिया डेवलप हो चुका है जो कि अब यहाँ पर एंटीबायोटिक से भी मरने वाला नहीं है। फिर उससे क्या होगा, ये जो मतलब आप कह सकते हो जो ये डेवलप हुआ गया है, ये पेशेंट जो भी यहाँ पे आप कह सकते हो अटेंड करेगा हॉस्पिटल और क्लिनिक, फिर उसके बाद यहाँ पे उस पेशेंट के अंदर होगा ये, फिर पेशेंट वो जो है स्प्रेड कर सकता है उसको आगे भी। अगर वो साफ़ सफाई नहीं रखता है तो वो भी आगे भी इसको स्प्रेड कर सकता है। उसको आगे स्प्रेड करेगा तो ये 1 से 2 व्यक्ति के अंदर, जनरल पब्लिक के अंदर ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस स्प्रेड होता हुआ नजर आ जाएगा। साथ ही साथ कभी कभी हम लोग एंटीबायोटिक्स दे देते हैं फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को, जो भी यहाँ पर गाय हो गई, भैंस हो गई, जो कि हमें दूध वगैरह दे रही है। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, तो ये इन लोगों को एंटीबायोटिक्स दे दिया जाता है और एक तरीके से आप कह सकते हो क्रॉप्स के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह से भी यहाँ पर ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इनके अंदर डेवलप हो जाएगा और इसकी वजह से भी यहाँ पर ये फूड चेन के अंदर आ जाता है और एक तरीके से फूड चेन के आने के बाद भी इंसान को ये अफेक्ट करता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि इसके ऊपर एंटीबायोटिक का असर भी बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे वर्क करते हुए नजर आएंगे इंडिया और स्विट्जरलैंड। और भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एंटीबायोक्रिबल रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग वो मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर ही दी है। क्या होता है, कैसा हैपन होता है, पिक्चर वगैरह आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12 पूरा एडवर्टीजमेंट भरा हुआ पेज है, इसको आप लोग टोटली स्किप कर दो। पेज नंबर 13 के ऊपर आएंगे। यहाँ पे एक आर्टिकल में चर्चा हो रही है, 3 लोगों को मार दिया गया है जो कि एंटी तालिबान प्रोटेस्ट कर रहे थे। मतलब यहाँ पे सिचुएशन शुरू हो चुकी है, तालिबान का कब्जा हो चुका है, तालिबान के रिगार्डिंग 3 लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनको मार दिया गया। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। तो मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि मतलब जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। व्हाट नेक्स्ट फॉर अफगानिस्तान के बारे में चर्चा हो रही है। अफगानिस्तान की हिस्ट्री बताई गई, 20 साल में क्या क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर जो है अब के टाइम पर तालिबान का रूल आ चुका है, वही चीज़ें जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। आज के टाइम पर हैपन क्या हो रहा है, तो बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो कि आपस में मिलकर, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट है वो तो भाग चुके हैं, अब यहाँ पर ये तालिबान मिलकर रूल कर रहा है। क्या चीज़ें बदलेंगी, तो यहाँ पे बदलेंगी तो बोला है। देखो यहाँ पर तालिबान से पूछा गया जब क्या चीज़ें बदलेंगी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में काबुल ने सजेस्ट तो किया है एक तरीके से। आपका समझो तालिबान ने बोला है कि पहले के मुताबिक चीज़ें बदलेंगी, वीमेन के राइट को रेस्पेक्ट किया जाएगा। लेकिन जो है अगर हम लोग बात करें, शरिया लॉ को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने वाले हैं। शरिया लॉ बहुत एक्सट्रीमली इंप्लीमेंट किया जाएगा क्योंकि हम लोग इस्लाम को एक तरीके से पूरी तरह से फॉलो करते हैं। और एक तरीके से जो म्यूज़िक, टीवी, सिनेमा, फोटोग्राफी, पेंटिंग, इवन काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाना को भी बैन कर दिया गया था पहले, तो वही चीज़ें हो सकता है वापस से देखने को मिले। साथ ही साथ उन्होंने बोला डेमोक्रेसी तो रहेगी नहीं क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे। साथ ही साथ जो जर्नलिस्ट हैं वो अगर नेशन के खिलाफ बोलते हैं तो फिर अगेन यहाँ पर उनके खिलाफ भी ये स्टेप्स उठाए जाएंगे। उसके बाद और क्या है कि लोग आज के टाइम पर डर बैठा पड़ा है लोगों के अंदर इस तालिबान को लेकर, तो उसके वजह से भी लोग परेशान हैं। लेकिन फिलहाल हो सकता है कि यहाँ पर चीज़ें बदलें, लेकिन अभी चीज़ें श्योर नहीं है बिल्कुल कि भी हम लोग को बदलते हुई नज़र देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो श्योर नहीं हम लोग कि तालिबान के अंदर में चीज़ें बदलेंगी। हो सकता है वैसी चीज़ें देखने को मिल जाएँ, ह्यूमन राइट वॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर उसी वजह से चाइना ने बोला है, चाइना तालिबान को रिकग्नाइज़ नहीं करेगा जब तक इनकी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाती है। ठीक है, एक तरीके से बहुत सारी कंट्रीज़ ये बोल रही है हम तो तब तक रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे तालिबान को तब जब तक यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि आने वाले टाइम पर महीना 2 महीना कैसे सिचुएशन चलता है। ठीक है, तालिबान क्या करता है, ह्यूमन राइट वॉल्यूशन करता है नहीं करता है, वो तो कुछ टाइम बाद पता चल ही जाएगा। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ रिकग्नाइज़ करने वाली हैं। उसके बाद अगला आर्टिकल, म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री coup हुआ था यानी मिलिट्री तख्ता पलट हुआ था, उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट है। यहाँ पे पता ये चलता है लगभग तब से अभी तक 1000 सिविलियन की डेथ हो चुकी है और इन 1000 लोगों को पता है किसने मारा है, अपनी कंट्री की मिलिट्री ने। तो आप सोच सकते हो क्या उस कंट्री के अंदर क्या चल रहा होगा कि उस कंट्री की मिलिट्री खुद अपने लोगों को मार रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये जो क्रैकडाउन है ये 1000 तक पहुँच चुका है और ये एग्जैक्टली 1000 से ज़्यादा होगा। तो ये रिपोर्ट्स धीरे धीरे आती रहेंगी, अभी यहाँ पर इतना हमारे पास है।
उसके बाद पेज नंबर 14 के ऊपर आएंगे, दैट इज बिजनेस सेक्शन। यहाँ पे एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा ICRA, ठीक है। ये जो है ना बॉडी, ये एक तरीके से क्रेडिट रेटिंग वाली एजेंसी है, ठीक है, मतलब रेट करती है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर इसको RA लास्ट में बोला गया है। तो यहाँ पर रेटिंग एजेंसी है ये। अभी इसने यहाँ पर रेट किया है कि जो अप्रैल और जून का जो GDP ग्रोथ है ना, वो एक तरीके से यहाँ पर हाई है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। लगभग 20% तक इंडिया का जो GDP है एस्टिमेटेड बोला गया है कि वो ग्रो होगा आने वाले टाइम पर, लगभग 20% तक यहाँ पर यह देखने को मिल जाएगा। बट आज के टाइम पर जो दुनिया भर है, दुनिया भर के अंदर ये कोविड की वजह से काफ़ी हद तक चीज़ें बेकार चल रही हैं, ये सब भी रेटिंग दी गई है। उसके बाद यहाँ पर बोला ये गया कि देखो GDP कॉन्ट्रैक्ट हुई है हमारी काफ़ी ज़्यादा, 24% से कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिली। सेकेंड वेव कोविड पैंडमिक की वजह से जो है बुरा हाल हुआ है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आने वाले टाइम पर हो सकता है हमारी इकोनॉमी जो है जल्द से जल्द ग्रो हो। इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर हम लोग एक तरीके से नज़र लगा के बैठे पड़े हैं। आने वाले टाइम पर हमारी इकोनॉमी डेफिनेटली ग्रो होती हुई नज़र आने वाली है। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल अगेन है, मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया है। क्लाइमेट गोल्स को लेकर इंडिया जो है लगभग फोकस करेगा कि अभी जो एक मीटिंग होगी, ठीक है, एक तरीके से अभी यहाँ पर देखो एक मीटिंग तो हुई है, लेकिन उसके बाद भी अभी एक मीटिंग होने वाली है नवंबर के अंदर, ठीक है। 26 नवंबर को शायद कॉन्फ्रेंस होगा, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर तो UK इसको होस्ट करेगा, बट अभी के लिए यहाँ पर एक और मीटिंग हुई है जहाँ पर चर्चा ये हो रही है कि भारत ने और बहुत सारी कंट्रीज़ मिलकर फोकस करेंगी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और एक तरीके से ज़्यादा पोल्यूशन को रोका जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है, मतलब ये छोटे छोटे आर्टिकल है, इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि रटनी हो या फिर हमें कुछ लिख के रखना हो। यहाँ पे आप देख पाओगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे दुनिया भर का ट्रेड को रेगुलेट करता है, दुनिया भर के व्यापार को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है जो दुनिया भर में गुड्स का व्यापार हो रहा है वो लगातार रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है, कंटिन्यू रिकवरी हो रही है इसकी, क्योंकि कोविड की वजह से ये सब कुछ ठप हो गया था, लेकिन आज के टाइम पर यह रिकवर होता हुआ नजर आएगा। नाउ बढ़ते हैं अब अपने एडिटोरियल सेक्शन की तरफ, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर। लास्ट मैंने थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा तेज़ी से पकड़ रखी है, तो अगर चाहो तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लेना, ठीक है। ऑप्शन आता है यहाँ पर स्लो करने में और साथ ही साथ इसकी फास्ट करने में, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्लो कर लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इस आर्टिकल में चर्चा हो रही है गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट नो डेटा आंसर देती है, मतलब गवर्नमेंट से जब पूछा जाएगा इसका डेटा, कोविड का डेटा, कोविड से कितने लोगों की डेथ हुई है उसका डेटा, तो उनका आंसर आता है नो डेटा, यार कोई डेटा ही नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसके बारे में चर्चा होगी। उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल आपको नीचे देख साइड दे रखा है, कल भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। इसमें बोला जा रहा है जो भी एक्सपोर्ट करने वाले सामान, मतलब कोई भी एक्सपोर्टर है, ठीक है, उसको यहाँ पर जो ड्यूटीज़ हैं, टैक्सेस हैं, उनके ऊपर छूट मिलेगी, वो सब एक स्कीम के अंडर मिलेगी। ये स्कीम है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। ये क्या स्कीम है आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद एक आर्टिकल आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा कि पुलिस के अंदर हम लोग को थोड़े बहुत बदलाव चाहिए, ठीक है। वो क्या क्या है हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो इंडिया के अंदर रिक्वायरमेंट है एक पुलिस फोर्स की जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और रेस्पेक्टिव पुलिस हो, ठीक है। ऐसा ना हो क्योंकि बहुत सारे पुलिस वालों के ऊपर खुद ही चार्जेस लगे पड़े हैं, वो चीज़ गलत देखने को मिल जाती है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसका यहाँ पर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा अफगानिस्तान के क्राइसिस के बारे में अगेन चर्चा हो रही है, तो हम लोग एक एक करके आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे। मतलब कोई ऐसा इंपॉर्टेंट, मतलब ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट वाला आर्टिकल, अल्टीमेट लेवल पर कोई ऐसा आर्टिकल देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, डिलेड इंटरवेंशन के बारे में चर्चा हो रही है। अभी कल हमने देखा था, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, हमारी सरकार ने नए रूल्स और रेट्स को एक तरीके से नोटिफाई कर दिया है जो कि एक्सपोर्टर्स के लिए हैं। और आप कह सकते हो जो भी यहाँ पर कंट्री के अंदर चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उसके लिए एक स्कीम है, वो है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, RODTEP। अब इसको हम लोग समझेंगे। ये आर्टिकल GS पेपर 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको इसका बता ही दिया है क्यों है ये चर्चा में, और यहाँ पर सरकार ने नए रेट्स को डिफाइन कर दिया है। इस स्कीम के बारे में बात करें तो इस स्कीम को अनाउंस किया गया था साल 2020 में, और साल 2020 से पहले क्या स्कीम हुआ करती थी एक्सपोर्टर्स के लिए, तो उनसे पहले भी एक स्कीम हुआ करती थी, वो थी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करके एक नई स्कीम यहाँ पर लेकर आई गई है, तो आपको ध्यान रखना है। जो कि आप कह सकते हो कि पहले वाली जो स्कीम थी वो एक तरीके से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी। नाउ अब यहाँ पर ये नई स्कीम आई है जो RODTP, जो कि बेहतरीन तरीके से वर्क कर रही है। ये जो नई वाली स्कीम है ये क्या कर रही है, जो भी एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर के ऊपर बहुत सारी लोकल ड्यूटीज़, टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं, तो ये सब रिफंड कर दिया जाएगा। एक्सपोर्टर से कोई भी चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर आप कह सकते हो एक्सपोर्टर के ऊपर जो भी सेंट्रल, स्टेट या फिर लोकल ड्यूटीज़, टैक्सेस हैं, वो सब रिफंड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर फोकस किया है। लेकिन जो पहले
वाली स्कीम है, पहले वाली स्कीम कोई भी ऐसा रिफंड वगैरह नहीं कर रही थी, तो इस वजह से उसको रिप्लेस किया गया है। साथ ही साथ एक्सपोर्टर को और भी बहुत सारी छूट मिलती हुई नजर आएगी, रिबेट मिलेगा। इसके की फीचर्स क्या हैं, यहाँ पर क्या होगा, जीरो रेटिंग ऑफ एक्सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। जो भी एक्सपोर्टर है, जो भी उसके जो डोमेस्टिक टैक्सेस वगैरह लगेंगे, ठीक है, जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो जितने भी टैक्सेस लगेंगे सरकार अगर लेती है तो वो सब उसको रिफंड कर दिया जाएगा इस स्कीम के अंडर में, ठीक है। जो भी टैक्सेस उसके ऊपर लगेंगे सब कुछ वापस कर दिए जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। प्लस इसके बाद छूट भी बहुत सारी मिलने वाली है, लेकिन पहले वाली स्कीम के अंदर ये सब नहीं हुआ करता था। आज के टाइम पर ये सब देखने को मिल रहा है। स्टील, फार्मा, केमिकल्स को इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं किया गया है, इस स्कीम के अंडर में इसको डाला ही नहीं गया है, क्योंकि जो इनका एक्सपोर्ट है वो एक तरीके से मतलब बिना इंसेंटिव्स के अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, तो ऐसा यहाँ पे बोला गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंस की, तो इंडिया के एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक तरीके से यहाँ पे जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए ये चीज़ें अफोर्डेबल हो जाएंगी, ठीक है, उनसे जो टैक्सेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक्सपोर्ट है कंट्री के अंदर वो थोड़ा सा ईजिली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से आराम से मैच करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद यहाँ पर चीज़ें आराम से जो बिजनेस है उनको एक तरीके से रिफंड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जीएसटी वगैरह वाली चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारी इकोनॉमी है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी, कंट्री के अंदर थोड़ी सी चीज़ें डेवलप होती हुई नजर आएंगी, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है, ठीक है। मतलब इसके अंदर यहाँ पे एक स्कीम है वो है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, नाम से आप समझ रहे होंगे कि जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, उनको रेमिट करना, उनको वापस से रिफंड कर देना, ओके। अगला आर्टिकल चर्चा करता है यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ द देयर इज़ नो डेटा आंसर। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पे ऑथर के द्वारा बहुत सारी यहाँ पे बकवास भी की गई है, लेकिन बहुत सारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो क्या क्या है हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो होता क्या है, गवर्नमेंट के पास एक आंसर है हर चीज़ का, वो है नो डेटा, ठीक है। मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस वो है नो डेटा, और ये एक तरीके से बहुत बुरा इफेक्ट डालता है जब सरकार के पास कोई डेटा है नहीं, तो यहाँ पर सरकार उसी चीज़ को लेकर बोलती है। हालांकि डेटा होता है, ये डेटा यहाँ पर ट्रैक किया नहीं जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन ये उठाए कि सरकार से पूछा गया कि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं कोविड की वजह से, वो बहुत सारे परेशान हैं, जो है लोग अपने गाँव वापस आए हैं, उनका डेटा बताओ। सरकार ने बोला नहीं है डेटा, नो डेटा। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने यहाँ पे कंक्लूड किया है लगभग 40 मिलियन माइग्रेंट जॉब्स जो हैं वो काफ़ी इंपैक्टेड हैं, और एक तरीके से इंडिया के अंदर लॉस्ट करी गई हैं, लेकिन गवर्नमेंट का क्या आंसर है, नो डेटा, ठीक है। जो माइग्रेंट जॉब्स हैं वो लॉस्ट हुई हैं, गवर्नमेंट का आंसर है नो डेटा, ठीक है। तो हर चीज़ में यहाँ पर गवर्नमेंट के पास कोई डेटा है नहीं। हेल्थ मिशन को लेकर सॉरी, यहाँ पर पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है, उसको लेकर क्या डेटा है, अगेन नो डेटा। तो यहाँ पर ये आंसर सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत वाली बात है। हमारे पास एक प्रॉपरली डेटा होना चाहिए अगर हम लोगों को चीज़ों को आगे ट्रैक करना है तो। हालांकि कोरोना वायरस से पहले भी यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही थी, जो आप कह सकते हो कि पहले भी यहाँ पर ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं डेटा को लेकर कि डेटा हमारे पास प्रॉपरली आया ही नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे अब की बार, तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हर चीज़ का जवाब यही था कि डेटा है नहीं सरकार के पास, अब डेटा है नहीं तो चीज़ें कैसे ट्रैक की जाएंगी, ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद नो डेटा डिक्लेरेशन को लेकर चर्चा हुई है, और ये जो नो डेटा वाला सिस्टम है ना, ये अभी तक इस साल तक लगातार कंटिन्यू है, ठीक है। पहले से कंटिन्यू हुआ था, आज तक कंटिन्यू है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर जो अभी मानसून सेशन चला था, बहुत सारे बिल्स पास किए थे, बिल्स के रिगार्डिंग वीडियो बन जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। तो वहाँ पे मैं वीडियो बना दूंगा जो भी बिल्स पास हुए थे, ठीक है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा बट वो बन जाएगी। तो बिल्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए थे मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर, ठीक है, जो भी लोग गटर साफ़ करते हैं, ठीक है, उनको लेकर उनकी बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, या फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। फार्मर्स की एक तरीके से बहुत सारे फार्मर्स की डेथ हुई है, ठीक है, इस प्रोटेस्ट के दौरान, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हो इकोनॉमिक लॉस हुआ है, इंटरनेट शटडाउन हुआ है, जो कि इंडिया के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊपर आता है, इंडिया जो कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन करता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया रिपोर्ट्स के द्वारा। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इन सब का जवाब दिया है। गवर्नमेंट सैड इट हैड नो इन्फॉर्मेशन, सरकार के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं उसके रिगार्डिंग, तो ये सारे सवाल पूछे गए, तो गवर्नमेंट के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर उसके बाद पूछा गया वैक्सीन को लेकर, वैक्सीन शॉर्टेज, ठीक है, या फिर अरे कुछ तो बता दो यार, लेकिन यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन है नहीं, ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट आज के टाइम पर अंडरस्टैंड करती है पावर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ नेटिव यूजिंग डेटा। अब यहाँ पर क्या है कि लगभग आप कह सकते हो कि एक रीज़न ये भी है गवर्नमेंट डेटा नहीं दे रही है क्योंकि गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं फेलियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, इससे डेटा से पता चलेगा हाँ एक्जैक्टली फेलियर है, लेकिन गवर्नमेंट कभी एक्सेप्ट करेगी इस चीज़ को, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट यहाँ पर एम्प्लाई करेगी जो ये फेलियर है, एक तरीके से उस चीज़ को एम्प्लाई नहीं कर सकती। उसका यहाँ पे पहला रीज़न यही है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ रीजंस हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि कुछ डेटा वगैरह नहीं दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। उसके बाद यहाँ पर डेटा को नहीं दिया गया है, बहुत सारे इशूज़ भी हुए हैं, ठीक है। और एक तरीके से आप कह सकते हो हंगर वाली चीज़ें देखने को मिली है, मिसमैनेजमेंट हुआ है पैंडेमिक का, तो ये किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, सब गवर्नमेंट के ऊपर आएगी।
तो यहाँ पे गवर्नमेंट जानती है कि हाँ ये सरकार ही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो सरकार कैसे डेटा देगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे सिंपल से यहाँ पे ऑथर ने लिखा है गवर्नमेंट को जानती है, गवर्नमेंट नोस इट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर क्या है, सरकारी जो है इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, खासकर इन सारा सिनेरियो को लेकर जो कि भुखमरी हो रही है, लोग मर रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से, पैंडमिक का जो है मिसमैनेजमेंट हुआ है, लोगों की जॉब जा रही है, ये इन सब जो फेलियर के पीछे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो गवर्नमेंट कैसा यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करवाएगी, बिल्कुल नहीं डेटा देगी। ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन गैप बहुत बड़ा चौड़ा देखने को मिलेगा आज के टाइम पर। इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ी पावर है, लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं आप लैक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन होगी तो हम लोग और भी चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं लोगों को लेकर। ठीक है, जो भी सिटीजन्स हैं उनके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ों को ट्रैक किया जा सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है अगर हमारे पास एक्जैक्टली इन्फॉर्मेशन और डेटा हो कि हाँ यार डेटा के अंदर ये दिक्कतें हैं। अब ये डेटा हमारे पास होगा एक्जैक्टली, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये दिक्कतें देखने को मिल रही होंगी, लेकिन डेटा यहाँ पर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जो डिनाइल ऑफ डेटा है ना, ये कहीं ना कहीं फेलियर है गवर्नमेंट का, ये दर्शाता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंडिया है एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर यहाँ पे मैटर करता है कि आपके पास एक प्रॉपर डेटा हो और उस डेटा के रिगार्डिंग चीज़ों को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको ध्यान रखना है। बार बार कोविड पैंडमिक को दोहराया गया है कि सरकार ने डेटा नहीं दिया, उसके पीछे का रीज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। ओके, अगला आर्टिकल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, पॉलिसी विनीड के बारे में चर्चा हो रही है। इंडिया ने इंडिया को रिक्वायरमेंट है एक ऐसे पुलिस फोर्स की जो कि रिस्पॉन्सिव हो, रेस्पेक्टेड हो। ठीक है, और एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो कि डरे बिना किसी से यहाँ पर देखने को मिल जाए। लेकिन वो क्या रहा है, आज के टाइम पर आप कह सकते हो बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि करेजियस ऑफिसर है, लेकिन बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे भी हैं, और एक तरीके से फॉर्मर ऑफिसर देखने को मिलेंगे, लेकिन प्लस आज के टाइम पर बहुत सारे ऑफिसर ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर खुद बहुत सारे केसेस लगे पड़े हैं। ठीक है, क्रिमिनल चार्जेस लगे पड़े हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं, क्योंकि आप कह सकते हो कोई आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है, उसके ऊपर उसने कोई ऐसा काम किया है कि यहाँ पे कोई वेमेन को हरेस किया है, या फिर कोई फॉर्मर ऑफिसर है उसने यहाँ पे काम किया है, तो आप कह सकते हो जो जूनियर लोग हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, वो सब आप कह सकते हो कि उन्होंने यहाँ पे अपना यहाँ पे गुरु मान रखा है, एक तरीके से इंस्पिरेशन मान रखा है, तो वो लोग क्या सीखेंगे, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। बट क्या है, फोकस हम लोगों को करना है। ठीक है, इसमें बहुत सारी बकवास है, आप लोग खुद रीड करना, बहुत सारी बकवास है, स्किप कर दोगे मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या एग्जैक्टली मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, उसका क्या है कि मतलब यही बोला गया है, वो चीज़ सब चीज़ें हटाकर यहाँ पर इंडिया को फोकस करना है कि एक ऐसी पुलिस फोर्स हो जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, रेस्पेक्टेड हो, जिसके रिगार्डिंग कोई भी केसेस ऐसे देखने को ना मिले, ईमानदारी से काम करे, क्योंकि आज के टाइम पर ब्राइब वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो घूसखोरी वाली चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वो चीज़ें ना हो। ठीक है, तो आज के टाइम पर प्रॉपरली वर्क करती हुई पुलिस होगी तो वो ज़्यादा मैटर करेगी, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है, कोई भी हार्ड वर्किंग ऑफिसर है उसका काम अलग से दिखाई देगा ही देगा। ठीक है, जो भी ऑनेस्ट ऑफिसर है उसका वर्क अलग से दिखाई देगा ही देगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, और कहीं ना कहीं ये मैटर करता है ट्रेनिंग के ऊपर भी, कि आप लोग ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करवा रहे हो, आपका सिलेक्शन कैसा है। ठीक है, आपका सुपरविजन कैसा है, मतलब सरकार के अंदर जो भी आप कह सकते हो कि जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहा है उसको एक सॉलिड ट्रेनिंग देनी होगी। जैसे सिलेक्शन हो रहा है तो सिलेक्शन देते वक्त समझना चाहिए था ना कि हाँ कैसा बंदा है वो। ठीक है, जिसको भी यहाँ पर ये ड्यूटी प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन के ऊपर भी यहाँ पर ये सवाल उठता है कि सिलेक्शन उसका गलत हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, फॉल्टी सिलेक्शन के ऊपर भी सवाल उठाता है, और सुपरविजन जो है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि इन लोगों के अंडर में जब ट्रेनिंग दी गई तो वो बंदा ऐसे कैसे काम कर सकता है, उसके ऊपर एक क्राइम के चार्जेस कैसे लग सकते हैं। उसको यहाँ पर ऑनेस्टी की तरफ बढ़ाना है, आपका सिलेक्शन ही एक अच्छी तरीके से करना है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को यहाँ पर बोला गया है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब जो ये अगला आर्टिकल है ना, इसको मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला था, बट यहाँ पर टाइम बहुत हो चुका है तो इसको डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन क्या है, ऐसा नहीं है कि डिस्कस मैंने करा नहीं है, इस आर्टिकल को मैं पिछले मतलब एक महीना ही आप कह सकते हो, एक महीने में 7-8 बार डिस्कस कर चुका हूँ, और वही इन्फॉर्मेशन मैं वापस से लेकर आया था, और वो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर बताई गई है। वो क्या है, आज के टाइम पर अफगानिस्तान के ऊपर पूरी तरह, चलो मैं डिस्कस करता हूँ, कितना टाइम है, 3 मिनट है। अफगानिस्तान के ऊपर जो है आज के टाइम पर तालिबान का पूरी तरह से कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बारे में चर्चा हो रही है, और इसकी हिस्ट्री बताई गई है। ठीक है, हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है कि देखो, ब्रिटेन के बाद अब यहाँ पे क्या है, जो यूएसए क्या होता है, अफगानिस्तान के अंदर एंटर करता है। अफगानिस्तान के अंदर एंटर करता है कब, 9/11 अटैक के बाद। अब जो 9/11 अटैक होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली। देन उसके बाद जो है 9/11 अटैक होता है यूएसए के अंदर, फिर उसके बाद यूएसए के जो ट्रूप्स हैं वो अफगानिस्तान के अंदर एंटर करते हैं आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। लेकिन होता क्या है,
प्रॉपरली आतंकवाद खत्म होता नहीं है। और 20 साल बाद देखो वापस से जब यूएसए निकल चुका है अपने ट्रूप्स को लेकर, तो वापस से ये वाली दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अभी करना क्या है आप लोगों को, एक वीडियो मैंने बनाया था लगभग आप कह सकते हो परसों वाला वीडियो। ठीक है, परसों वाला वीडियो ज़रूर देखना। परसों के वीडियो में मैंने यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है। सॉरी, परसों वाला कह रहा हूँ, कल वाला वीडियो। ठीक है, कल के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में ये अफगानिस्तान के क्रैशेस को। ओके, तो यहाँ पर कल वाला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है तो आपको मैंने यही सारे नोट्स दिए थे और इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर हो इससे क्या होगा, टाइम ही बच जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग कल वाला वीडियो देख लोगे तो यहाँ पे टाइम थोड़ा सा यहाँ पे जो रिकवर मतलब टाइम अगर मैं इसको डिस्कस करने लगूंगा तो कम से कम मुझे 8 से 9 मिनट चाहिए। और कल वाले आर्टिकल में मैंने कम से कम 10 से 12 मिनट में डिटेल में डिस्कशन किया है, तो उसको प्लीज़ जाकर देख लेना। ठीक है, इतना सपोर्ट कर ही सकते हो, इसको जाकर प्लीज़ देख लेना, क्योंकि ये बिल्कुल सेम आर्टिकल है, मैंने कल ही डिस्कस किया है इसके बारे में। ठीक है, नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को सभी आर्टिकल अच्छे से क्लियर होंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो सब मैंने आपको प्रोवाइड करवाई दी है। बात करें एडिटोरियल सेक्शन की, तो एडिटोरियल पर इतने खास आर्टिकल नहीं देखने को मिले हैं जैसे कि यहाँ पर होने चाहिए थे। ठीक है, भले ही आप लोग अगर कोई भी आप कह सकते हो कि डेली बेसिस पर क्या होता है, करंट अफेयर ये न्यूज़पेपर आ गया, उसके बाद क्या होगा, बहुत सारी वेरियस कोचिंग्स के जो हैं अभी यहाँ पर वो लोग भी निकालेंगे कि क्या क्या आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, एडिटोरियल डेली बेसिस पर 1 या 2 इंपॉर्टेंट ही निकलते हैं, 1 या 2 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आ ही नहीं रहे हैं। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।